नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले आपको अभिनेता से सांसद बनी कंगना रनौत की फिल्म पर लगे इमरजेंसी ब्रेक के बारे में बताएंगे, जिस पर सिख समुदाय के शोले भड़के हैं। ये फिल्म आज देश भर में तो रिलीज हो गई, लेकिन पंजाब में आज कैसे इस पर बड़ा बवाल हो गया और क्यों कंगना ने इसे उत्पीड़न कहा, वो देखिएगा। फिर आपको बीसीसीआई के नियमों वाले हंटर के बारे में बताएंगे, जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर चला है। बोर्ड ने अब नई रूल बुक रिलीज की है, जिसे ना मानने पर टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के साथ क्या क्या हो सकता है, वो देखिएगा। और बड़ी बात यह कि इसमें किसी खिलाड़ी को स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिला है। फिर आपको बताएंगे कैसे सिर्फ 2 मिलीमीटर से सैफ अली खान की जान बच गई, और अब इस थ्योरी में 55 मिनट वाला एंगल क्या है। इसके अलावा उस ऑटो ड्राइवर को भी सुनिएगा जिसने खून से लथपथ सैफ खान को अस्पताल पहुंचाया। उस ड्राइवर ने भी कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। इसके बाद सत्ता में दिल्ली के चुनावी वादों वाली शुद्ध राजनीतिक कुंजी भी खोलेंगे। वैसे तो चुनावी रुत में वादों की वर्षा करना सियासत का ट्रेंड है, लेकिन कैसे आज बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर काउंटर अटैक किया, उस पर गौर करिएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें आप सरकार को आयुष्मान भारत योजना लागू करने को कहा गया था। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान योजना एक बड़ा घोटाला है, तो नड्डा ने जवाब दिया, मोहल्ला क्लिनिक करप्शन का अड्डा है। वैसे करप्शन शब्द आज पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई है। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने का बड़ा आरोप था। और आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। शूटर मनु भाकर और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जबकि 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले बात अभिनेत्री से सांसद बनी एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम वैसे तो कंगना रनौत है, लेकिन अगर इस नाम के साथ कंट्रोवर्सी शब्द ना जोड़ा जाए तो थोड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि कंगना इस वक्त बॉलीवुड ही नहीं बल्कि राजनीति की भी कंट्रोवर्सी क्वीन है। और सच यही है कि जहां कंगना है वहां कंट्रोवर्सी है। पिछले कुछ वक्त में अपने बयानों की वजह से कंगना बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली एक मशीन बन चुकी है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी मुसीबत खुद कंगना रनौत के सामने है, और उनका इमरजेंसी वाला दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक लंबे इंतजार और कई सीन पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के बाद आज उनकी फिल्म इमरजेंसी देश में रिलीज तो हो गई, लेकिन इस फिल्म की जितनी चर्चा पूरे देश में नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा अकेले पंजाब में हुई है, जहां कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा कलेश हो गया है। पंजाब में अलग अलग शहरों में आज सिख समुदाय के लोग सुबह सिनेमा घरों के बाहर पहुंच गए और यह ऐलान कर दिया कि कहीं भी कंगना की फिल्म इमरजेंसी को दिखाया गया तो उसके साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इस बवाल को सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा लीड किया जा रहा है। आरोप यह है कि इस फिल्म में तथ्यों को एजेंडे के अनुसार घुमाया गया है और सिखों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। हालांकि वो तथ्य कौन से हैं, हम आपको आगे ये बताने वाले हैं, लेकिन पहले सुनिए पंजाब में फिल्म इमरजेंसी पर मचे इस बवाल पर कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने क्या रिएक्शन दिया है। पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के फिल्म का विरोध करने वाले पोस्ट पर कंगना ने लिखा, ये पूरी तरह से कला और कलाकारों का उत्पीड़न है। पंजाब के कई शहरों से ये रिपोर्ट आ रही है कि कुछ लोग इमरजेंसी की स्क्रीनिंग नहीं होने दे रहे हैं। मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हूँ और चंडीगढ़ में पढ़ने और पले बड़े होने के कारण मैंने सिख धर्म को बहुत करीब से देखा और उसका पालन किया है। ये पूरी तरह से झूठ है और मेरी इमेज को खराब करने और फिल्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। हालांकि कंगना की इस इमोशनल डायलॉग बाजी का पंजाब के सिख समुदाय पर कोई असर नहीं हुआ। उनका एजेंडा क्लियर है, पंजाब में कंगना की फिल्म इमरजेंसी से इमरजेंसी ब्रेक नहीं हटने देंगे। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर पूरे पंजाब में विवाद जारी है। हम इस वक्त मोहाली में हैं। मोहाली वॉक जो मॉल है वहां पर पीवीआर सिनेमा के बाहर सिख संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, फिल्म पर ऐतराज जता रहे हैं। पूरे हमने मॉल देखे हैं तो सामने बंद हो गई है, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है
ਅਸੀਂ इनके मालकों को भी बोला है कि नहीं रिलीज करनी, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी नहीं रिलीज करनी, ਅਸੀਂ पूरी गौर रखेंगे इसका। शुरू से ही इस फिल्म के साथ सिखों का विवाद चल रहा है, क्योंकि जो कंगना रनौत है उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। उसने सिख धर्म के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ प्रोपेगेंडे अपनाए हैं और अभी भी हमें उन पर विश्वास नहीं है। इसके लिए हम फिल्म को जोरदार तरीके से बंद कराने की प्रशासन से मांग करते हैं। शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर कहीं भी लगती है तो कहीं भी नुकसान होता है किसी का भी, तो जिम्मेवार प्रशासन है। जी सारे अपने पुलिस फोर्सेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ पीसीआर पार्टी ਸਾਡੇ SHO सारे इतने ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अपनी ड्यूटी ला के खड़े हैं। तो सर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसमें नजर रख रहे हैं? हाँ, वी हैव डिप्लॉयड द फोर्स, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर टेकिंग, हमारी पैनी नज़र है इस पर। नहीं, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही जी। मैनेजर से बात हो गई है, उसने भी बाहर आके बोल दिया कि ये पिक्चर नहीं रिलीज कर रही। ये इमरजेंसी मूवी थी तो इसको हम रिलीज नहीं कर रहे। दरअसल कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारतीय राजनीति के उस अध्याय को पर्दे पर लेकर आती है जिस पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के शासनकाल में बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में इमरजेंसी लिख दिया गया था। यानी ये फिल्म 1975 से 1977 के बीच देश में लगाए गए 21 महीनों के आपातकाल पर केंद्रित है। फिल्म में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तानी आंदोलन और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन सिख समुदाय में इस फिल्म को लेकर क्यों इतना गुस्सा है, आइए ये आपको बता देते हैं। सिख समुदाय का ये आरोप है कि इस फिल्म में सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें कई ऐसे सीन हैं जिसमें सिख विरोधी एजेंडे की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस फिल्म को पंजाब में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इसे सिखों को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और इन्हीं विवादों की वजह से अब तक इस फिल्म की रिलीज पर इमरजेंसी ब्रेक लगा हुआ था। पहले फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होनी थी, लेकिन इसे 70 mm के पर्दे तक पहुंचने में 7 महीने का वक्त लग गया। वैसे आप कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत और उनके पिछले कुछ बयानों को सुनेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि पंजाब के सिख समुदाय में कंगना के प्रति गुस्से की वजह सिर्फ उनकी फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा बारूद है जो लंबे वक्त से जमा हो रहा था, बस मौका देखकर फट गया है। दरअसल कंगना चुनाव जीतकर सांसद तो बन गई, लेकिन राजनीति में रहते हुए उनके अंदर की अभिनेत्री अब भी सक्रिय है और वो अक्सर डायलॉग फायर करना शुरू कर देती हैं। अपनी जुबानी कलाकारी की वजह से कंगना कई बार बीजेपी के लिए भी सिरदर्द बन चुकी हैं। वैसे तो कंट्रोवर्सी क्वीन के विवादित डायलॉग्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन उसका एक ट्रेलर आइए आपको दिखाते हैं। 25 अगस्त 2024 को कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। इसी इंटरव्यू में उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और रेप और हत्याओं का दावा किया। हालांकि बीजेपी ने खुद को कंगना के इस बयान से अलग कर लिया। नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। कंगना ने तब ये भी कहा कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है और इसमें खालिस्तानी शामिल है। जबकि फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन को आतंकवाद कह दिया था। कंगना के ये डायलॉग भी पंजाब के सिख समुदाय और किसानों के मन में शूल की तरह चुभे थे और अब उनकी फिल्म इमरजेंसी पर पंजाब में सिख संगठनों के मन में शोले भड़क गए हैं। वैसे अब इस पर राजनीतिक स्क्रीन प्ले भी तैयार हो चुका है। आप ये रील देखेंगे तो सब आपको भी समझ आएगा। ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं होगा। इन सारी चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से इस फिल्म में रखा है। देश का एक ऐसा इतिहास कि जो शायद लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो जो इतिहास सबको पता होना चाहिए, वो इतिहास भी इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने आता है।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ कि तुसी पंजाब दे नाल खड़ोगे या प्रोपेगेंडा करने वाले दे नाल खड़ोगे। एसजीपीसी को ये फिल्म दिखा देनी चाहिए थी, जो उनके ऑब्जेक्शन थे अगर दूर हो गए तो कोई झगड़ा नहीं। लेकिन ये जो तरीका है कि अपनी डिक्टेटरशिप भी करनी है, जो हमें पसंद है वही करेंगे, इससे समाज में जो है गलत संकेत जाता है। जब कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है तो उसको एक बार देखना ज़रूर चाहिए और उसके बाद अगर आपका कोई एतराज़ है तो ज़रूर आप अपना आक्रोश सामने रख सकते हैं। वैसे फिल्म इमरजेंसी की डायरेक्टर भी अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत हैं और को प्रोड्यूसर भी कंगना ही है। इसीलिए कांग्रेस को ये लग रहा है कि फिल्म में राजनीतिक एजेंडे की मात्रा काफी ज्यादा है और सिख समुदाय को भी इस फिल्म से कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। लेकिन असल में सच्चाई क्या है, ये हम अपने न्यूज मित्रों पर छोड़ते हैं, जो फिल्म पर अपना मत तय कर सकते हैं। तो अब बात क्रिकेट की उस सत्ता की जिसमें जब तक टीम इंडिया शिखर पर थी तो सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था, स्टार क्रिकेटरों की मनमर्जियां चल रही थी। कोई सीरीज के बीच से वापस जा रहा था तो कोई बीच सीरीज से अपना दौरा शुरू कर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिले झटके ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI की आंखें खोल दी हैं और आसमान में उड़ने वाले सितारों को जमीन पर उतारने वाले नियम अब बनाए गए हैं। BCCI ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए 10 नियम बनाए हैं। ये प्रोटोकॉल की तरह लागू होंगे, जो इसे तोड़ेगा उसका टीम इंडिया में खेलने का सपना भी टूट जाएगा, फिर चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर पूर्व कप्तान विराट कोहली। BCCI के नए नियम वाले चाबुक से अब कोई नहीं बच पाएगा। टीम इंडिया के बेहद खराब प्रदर्शन को सुधारने के लिए BCCI ने जो 10 नए नियम बनाए हैं उसे आप 3 स्ट्रक्चर में फिट कर सकते हैं। पहला, घरेलू क्रिकेट, खिलाड़ियों की प्राथमिकता हो। दूसरा, सीरीज में क्रिकेट प्राथमिकता हो, खिलाड़ियों में बॉन्डिंग हो। और तीसरा, कोई कितना बड़ा भी स्टार हो, मनमर्जी नहीं चलेगी। अगर BCCI के सख्त प्रोटोकॉल वाले नियम को समझें तो उसमें पहले नंबर पर घरेलू क्रिकेट है। BCCI ने भारतीय टीम में सिलेक्शन के योग्य होने के लिए घरेलू मुकाबलों में खेलना अनिवार्य कर दिया है। इस गाइडलाइन का मुख्य मकसद है कि सभी खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट के इकोसिस्टम से जुड़े रहें। इससे मैच फिटनेस मेंटेन करने के साथ साथ नए खिलाड़ियों को देश के टॉप क्रिकेटर्स के साथ मुकाबला करने का मौका मिल सकेगा। इससे छूट पाने के लिए नेशनल टीम के खिलाड़ियों को पहले से सिलेक्शन कमेटी को बताना जरूरी होगा। BCCI ने सभी खिलाड़ियों के लिए मैच से लेकर प्रैक्टिस सेशन तक हर वक्त एक साथ ट्रैवल करना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई खास कारण होने पर परिवार के साथ अलग से ट्रैवल करने के लिए हेड कोच सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन से अनुमति लेनी होगी। BCCI ने खिलाड़ियों के सामान पर भी लिमिट तय कर दी है। सीरीज के दौरान लिमिट से बाहर सामान ले जाने पर उन्हें खुद इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। बोर्ड की गाइडलाइन के तहत 30 दिन से ज्यादा विदेशी दौरों के लिए खिलाड़ी 5 बैग ले जा सकते हैं, जिसमें 3 सूटकेस और 2 किट बैग होंगे या 150 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं। वहीं सपोर्ट स्टाफ 3 बैग ले जा सकते हैं, जिसमें 2 बड़े और 1 छोटा सूटकेस होगा, या फिर 80 किलो वजन के साथ वो ट्रैवल कर सकते हैं। 30 दिन से कम का दौरा होने पर सामान की संख्या भी कम रखनी होगी। अब से कोई भी खिलाड़ी सीरीज के दौरान अपना पर्सनल स्टाफ जैसे शेफ, पर्सनल मैनेजर, ट्रेनर, सेक्रेटरी या कोई असिस्टेंट लेकर नहीं जा सकता। इसके लिए उसे पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खिलाड़ियों को कोई व्यक्तिगत सामान या उपकरण भेजने के लिए टीम मैनेजमेंट के साथ बातचीत करनी होगी। एक्स्ट्रा खर्च आने पर उन्हें खुद इसका भुगतान भी करना होगा। बोर्ड ने सख्ती बरतते हुए ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अब से खिलाड़ियों को पूरे प्रैक्टिस सेशन के दौरान साथ ही रहना होगा। प्रैक्टिस वेन्यू पर साथ में ही ट्रैवल करना होगा। खिलाड़ी समय से पहले ट्रेनिंग छोड़कर नहीं जा सकते हैं। BCCI के नए नियमों के मुताबिक खिलाड़ी अब से किसी दौरे पर या सीरीज के दौरान पर्सनल एड शूट नहीं कर सकते हैं। अगर टीम किसी विदेशी दौरे पर 45 दिन या उससे ज्यादा वक्त के लिए जाती है तो किसी भी खिलाड़ी की पत्नी, पार्टनर या परिवार उस दौरे पर एक बार सिर्फ 14 दिन तक साथ रह सकते हैं। BCCI इस दौरान उनके रहने के अलावा कोई भी खर्च नहीं देगा। बोर्ड के ऑफिशियल एड शूट, प्रमोशनल एक्टिविटी या किसी फंक्शन में खिलाड़ियों का मौजूद रहना जरूरी है। इसके अलावा सीरीज या मैच अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो वो प्लानिंग के अनुसार ही ट्रैवल करेंगे। समय से पहले टीम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। उन्हें टीम के साथ ही रहना होगा।
सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक मीटिंग की थी। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। माना जा रहा है कि ये 10 नियम वहीं से निकल कर आए हैं। वैसे सवाल तो बीसीसीआई पर भी है कि स्टार खिलाड़ियों की मनमर्जियां पहले से चल रही थी, तो क्या बीसीसीआई नए और सख्त नियम लाने के लिए लगातार हार का इंतजार कर रही थी? एक सवाल यह भी है कि अगर खिलाड़ी बीसीसीआई के नए नियम को नहीं मानते हैं तो क्या होगा? बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसके तहत भारतीय बोर्ड ने निलंबित किए जाने जैसे प्रावधान रखे हैं। सजा के तौर पर खिलाड़ियों की मैच फीस या कॉन्ट्रैक्ट फीस काटी जा सकती है। इसके अलावा उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जा सकता है। अगर बीसीसीआई को यह लगा कि खिलाड़ी ने बहुत बड़ी गलती की है तो वो आईपीएल समेत दूसरे किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा सकती है। जाहिर है अगर ऐसा होगा तो टीम में चयन होना मुश्किल हो जाएगा। वापसी भी हुई तो इसमें काफी वक्त लग सकता है। तो नियम भी कड़े हैं और सजा भी कठोर है। अब खिलाड़ियों को यह तय करना है कि उन्हें करना क्या है। वैसे बीसीसीआई के इस नए नियम की काफी चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीम इंडिया ऐसे हारी जैसे पहले कभी नहीं हारी। दरअसल पिछले कुछ वक्त से टीम इंडिया प्रोग्रेस कार्ड उसका देखें तो उसमें हार वाले लाल निशान काफी ज्यादा हैं। टीम इंडिया की हार का सिलसिला अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ शुरू हुआ। यहां T20 की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया एक दिवसीय सीरीज 2-0 से हार गई। इसके बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड से अपनी ही जमीन पर 3-0 से हार गई। टीम इंडिया के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार था जब वो न्यूजीलैंड से अपनी ही जमीन पर 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गई। फिर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची और वहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से हार मिली। भारतीय टीम को 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऐसी हार का सामना करना पड़ा। लगातार बार बार टीम इंडिया के हिस्से में सिर्फ हार आ रही थी। रोहित 2.5 अंक तक पहुंच नहीं पा रहे थे और विराट का बल्ला सिर्फ बाहरी किनारा ही छू रहा था। नए खिलाड़ी ज्यादा चल नहीं पा रहे थे और जो थोड़ा बहुत रन बना रहे थे वो बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे थे। ये तब हो रहा था जब बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पैसा देती है, बेस्ट कोचिंग सुविधाएं देती है और तो और ये तब हो रहा है जब टीम इंडिया स्टार खिलाड़ियों से लबालब भरी हुई है। आप ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया में स्टार खिलाड़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं। वैसे अब सख्त नियम का पहला ट्रेलर भी आने लगा है। विराट कोहली और ऋषभ पंत का दिल्ली की रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ है। पूरे 13 वर्ष बाद विराट कोहली दिल्ली रणजी टीम का हिस्सा बने हैं, जबकि ऋषभ पंत 8 वर्षों के बाद दिल्ली के लिए रणजी खेलने वाले हैं। दिल्ली की रणजी टीम के कप्तान आयुष बडोनी हैं। उनकी अगुवाई में विराट और ऋषभ पंत रणजी ट्रॉफी खेलने वाले हैं। हालांकि सिडनी टेस्ट के दौरान विराट कोहली की गर्दन में मोच आ गई थी, जो अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अगर वो अनफिट रहे तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। टीम इंडिया की हार पर पोस्टमार्टम और बीसीसीआई के नए नियम बिल्कुल नए नहीं हैं, थोड़े थोड़े पुराने हैं। कोरोना से पहले तक इसमें से ज्यादातर नियम थे। कोरोना के दौरान कुछ छूट दी गई। अब बीसीसीआई इस छूट को वापस दे रही है। नए नियम में बीसीसीआई का सबसे ज्यादा फोकस घरेलू क्रिकेट पर है। बीसीसीआई चाहती है कि बड़े खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें, जिससे नए खिलाड़ियों को फायदा हो और वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों का दबाव भी झेल पाएं। कुल मिलाकर इन नियमों का सार यही है कि बड़े बड़े सितारों को छोटे छोटे मैच खेलने होंगे और कोई भी सितारा बीसीसीआई के नियमों वाले आसमान से बाहर नहीं रहेगा। सत्ता में करीब 40 घंटे से चल रही मिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें एक सवाल सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। क्या सैफ अली खान के केस में जो चोरी वाली थ्योरी बताई जा रही है उसमें कोई झोल है? और अब इस मामले में 55 मिनट वाला एंगल भी आ गया है। आज इस पर कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां आई हैं, जिस पर हमने आपके लिए एक संक्षिप्त कुंजी तैयार की है। पहले हिस्से में हम आपको चाकू दिखाएंगे जिससे आरोपी ने सैफ को खून से लथपथ कर दिया। दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कैसे सैफ अली खान की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 2 मिलीमीटर का फासला था, और इसके बाद 2 वीडियो जिसमें 56 मिनट की मिस्ट्री है। वैसे सैफ अली खान के केस में कभी बयानों में फर्क दिख रहा है तो कभी थ्योरी में, इसीलिए अब तक इस मामले में जवाब से ज्यादा सवाल है। कल तक ये दावा किया जा रहा था कि हमलावर अपने साथ हेक्सा ब्लेड लाया था जिससे उसने सैफ पर हमला किया, लेकिन आज जिस हथियार की तस्वीर सामने आई वो एक चाकू है। दावा है कि इसी चाकू से सैफ पर 6 वार किए गए और इसका 2.5 इंच का एक टुकड़ा सैफ की पीठ में रह गया था। यानी चाकू का ये साइज और बड़ा होगा और इससे पूरी ताकत से हमला भी किया गया होगा।
तो क्या मकसद जान से मारने का था? डॉक्टर के अनुसार सैफ की पीठ में 2.5 इंच के चाकू का टुकड़ा फंसा था, जिससे स्पाइनल कॉर्ड में गहरा घाव हो गया था। ये धारदार हथियार शरीर में सिर्फ 2 मिलीमीटर और अंदर जाता तो सैफ की रीढ़ की हड्डी को गंभीर चोट पहुंच सकती थी। सैफ अली खान को लकवा भी मार सकता था। वो जिंदगी भर के लिए बेड पर जा सकते थे और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जान तक जा सकती थी। हालांकि डॉक्टर्स के अनुसार इतनी गंभीर हालत में भी सैफ अली खान बेटे तैमूर के साथ बिना स्ट्रेचर के अस्पताल आए, एक रियल हीरो की तरह। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. Fortunate है 2 मिलीमीटर से बच गया। जहाँ तक नाइफ पहुँचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, which is he is very very fortunate. It's a very deep wound, but वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया। हम आपको 2 सीसीटीवी वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें 56 मिनट वाली मिस्ट्री छिपी हुई है। ये वीडियो उसी शाहिद का है जो सीढ़ियों से सैफ के घर में घुसा और उन पर चाकुओं से हमला किया। जब शाहिद नाम का आरोपी सीढ़ियों पर चढ़ा तब करीब रात के 1:37 हुए थे और जब वो सीढ़ियों से उतरा तो रात को 2:33 का वक्त था। ये सैफ के घर में घुसने और हमला करने के यही 56 मिनट हैं जब इस आरोपी ने इतना बड़ा कांड कर दिया। और तो और दावा यह है कि आरोपी के पास इतना समय भी बच गया था कि सैफ अली खान पर जानलेवा अटैक के बाद वो बड़े आराम से घर से बाहर निकला, किसी के जूते पहने और आसानी से बाहर निकल गया। इस बीच हम आपको उस ऑटो ड्राइवर की बात भी सुनाते हैं जो खून से लथपथ सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल लेकर गया। सैफ के साथ ऑटो में कौन था, ऑटो ड्राइवर ने क्या देखा, उसकी एक बात को गौर से सुनिएगा। शुरुआत से बताइए कि क्या कुछ वाकया हुआ था। मैं रात में जैसे गाड़ी निकालता हूँ गलियों से, तो गलियों से जा रहा हूँ, ठीक है, सतगुरु करके एक बिल्डिंग है, वहाँ से आवाज़ आता है रिक्शा, एक आंटी भाग के आती है रिक्शा, हाँ, तो मैं घुमा के बोला कि किसी को घाव लगा है, तो मैं बैठ के बोला गेट पे गाड़ी लगाओ, तो मैं ऐसा घूम के गाड़ी लगाता हूँ। जैसे 2-4 लोग गेट से निकलते हैं, मुझे पता नहीं है सैफ अली खान है, हाँ, तो वो बैठते आराम से रिक्शे में, खून से लथपथ है, वाइट कुर्ता था, पजामी थी, तो वो सब दिखा। कौन कौन था? कुछ आवाज आ रही थी जोर जोर से रोने की या सैफ अली खान की चिल्लाने की आवाज आपने सुनी? रोने का कुछ नहीं था, बस यही था कि बस नॉर्मल सी बात थी। अब वो देख के घबराहट तो मेरे को भी हुई, मैंने किसी को घाव लगाया, इसको फटाक से पहुंचाओ। तो कहाँ पे आपके ऑटो में यहीं पे बैठे थे वो? ये सैफ अली खान ऐसे करके बैठ गया, उनका बीच में कोई बच्चा था वो बैठ गया, उसमें साथ में कोई यंग आदमी था, 3 आदमी बैठ गए रिक्शे में। अच्छा, आप कितने देर में वहाँ पे पहुँचे आए थे अपने लीलावती हॉस्पिटल? कितने देर में? 5 से 4 मिनट या 6 मिनट की स्पीड से आप लेके गए? हाँ। तो आपको पता था ये सैफ अली खान थे जिनको आप? नहीं, मेरे को ये नहीं मालूम था। जब अस्पताल में पहुंचाया इसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि उनको अस्पताल लेके गया, फिर ये खबर सामने आई कि वो घायल हो चुके हैं। हाँ, जब खबर क्या, मेरे को सुबह जब उतरे हैं, उतरने के बाद जब स्टाफ को बुलाया गया है स्ट्रेचर मंगाने के लिए कि मैं सैफ अली खान हूँ, फटाक से स्टाफ बुलाओ, सॉरी, तो इसके लिए जब ये बोला है तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है। वैसे इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सैफ अली खान बांद्रा की हाई प्रोफाइल हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनके अपार्टमेंट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, कोई व्यक्ति उनके फ्लैट तक कैसे पहुंचा? जब TV9 की टीम ने इस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की तो हमें जानकारी मिली कि सैफ अली खान सदगुरु शरण इमारत में 11 और 12वीं मंजिल पर बने डुप्ले फ्लैट में रहते हैं। सैफ के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर, 2 बेटे तैमूर और जय और 3 नौकरानी और कुछ पुरुष स्टाफ भी हैं। इस इमारत में ऐसे ही कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, इसका एक प्रोटोकॉल है। गेट पर हमेशा गार्ड्स की टीम रहती है। जब फ्लैट में रहने वाले लोग कंफर्म करते हैं उसके बाद ही गेट खुलता है। अपार्टमेंट में एंट्री के बाद अगर फ्लैट के अंदर जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो फ्लैट में 2 एंट्री गेट हैं।
सुरक्षा के नाम पर गेट पर 1 या 2 सुरक्षा गार्ड होते हैं, एक आगे और दूसरा पीछे की तरफ रहता है। सीसीटीवी भी लगा हुआ है। गार्ड्स किसी विशेष सुरक्षा रक्षक कंपनी के नहीं हैं, वो सतगुरु शरण बिल्डिंग के ही गार्ड होते हैं। सैफ अली खान के फ्लैट में एंट्री के लिए बायोमेट्रिक नहीं है, लेकिन सैफ की जानकारी के बिना फ्लैट में जाना मुश्किल है, क्योंकि एक लिफ्ट सीधे सैफ के फ्लैट तक जाती है और एक कॉमन लिफ्ट है। अगर एक बार कोई फ्लैट में एंट्री कर गया तो एग्जिट में कोई खास वेरिफिकेशन नहीं होता है। अब खबरों का स्टीयरिंग सियासत की तरफ मोड़ देते हैं। सत्ता की इस राजनीतिक कुंजी में दिल्ली के चुनावी सर्कल से आई 3 बड़ी खबरें हैं, जिसके केंद्र में वो हैं जो तीनों बड़ी राजनीतिक दल हैं जो इस सत्ता संग्राम में एक दूसरे को हराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। दिल्ली के चुनावी संग्राम में अगला दांव चलते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी कर दिया। जी हां, संकल्प पत्र भी अब वेब सीरीज की तरह एपिसोड्स में आने लगे हैं। पहले पार्ट में दिल्ली की जनता की झोली भर दी गई है और वादे किए गए हैं। वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर सत्ता का सफर पूरा करने के लिए मेट्रो के सस्ते सफर वाला दांव चला है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर छात्रों को मेट्रो किराए में छूट देने की मांग की है। दिल्ली में राहुल गांधी भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने देर रात दिल्ली एम्स के बाहर सरप्राइज विजिट की। मरीजों की परेशानी जानने के बाद केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारों से कई सवाल पूछे। शुरुआत करते हैं दिल्ली में बीजेपी के संकल्प पत्र से। वैसे तो बीजेपी के इस संकल्प पत्र में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ वादे किए गए हैं, लेकिन इसका मेन फोकस महिला मतदाताओं पर ही रहा। बीजेपी ने वादा किया है कि दिल्ली में सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए अब तक कोई इनकम लिमिट तय नहीं की गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए तक की एलपीजी सब्सिडी देने और होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा भी किया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की बात कही गई है। झुग्गियों में 5 रुपए में भरपेट भोजन के लिए अटल कैंटीन योजना लॉन्च करने का भी बीजेपी ने वादा किया है। बीजेपी ने वादों के साथ साथ आरोपों वाला दांव भी चला है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक करप्शन कांड है। बीजेपी की सरकार बनी तो इसकी जांच होगी और दोषी जेल में होंगे। इन आरोपों पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी की तरफ से तुरंत जवाब भी मिला। बीजेपी और आप की इस लड़ाई के बीच कांग्रेस दोनों से ही सवाल पूछ रही है। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और ताकत देने के लिए 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। इनका मोहल्ला क्लिनिक, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा। इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। जिस दिन भारत के केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा उनमें आयुष्मान भारत कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। 2013-14 में लगातार जो दिल्ली के साथ होना शुरू हुआ, मैं उसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहता हूं। और ये एक्ट ऑफ सिंगल फ्रॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ डबल फ्रॉड था। एक फ्रॉड जो दिल्ली के साथ, दिल्ली के भीतर, दिल्ली की सरकार जो नई बनी उसके द्वारा हुआ,
और दूसरा फ्रॉड, केंद्र में जो नई सरकार आई 2014 में, उनके हाथों दिल्ली के साथ हुआ। चुनावी मौसम में वादे तो सियासत का हिस्सा हैं ही, लेकिन दिल्ली के चुनावी मौसम में लेटर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक नई चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में पीएम से मांग की है कि छात्रों को मेट्रो किराए में 50% की छूट दी जाए। इस पर जो खर्च होगा उसका आधा हिस्सा दिल्ली सरकार और आधा केंद्र सरकार वहन करेगी। केजरीवाल ने कहा यह छात्रों के हित का मुद्दा है, इसलिए इस पर राजनीति ना हो, लेकिन जब चुनावी बिसात बिछ चुकी हो तो किसी मुद्दे को भला सियासी चाल क्यों ना चली जाती हो। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे। इनको अगर करना ही था तो डीटीसी की बस राइड बच्चों के लिए देनी थी, युवाओं के लिए देनी थी, तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले देते ना। आज 15 दिन पहले इस बारे में बात करने की क्या आवश्यकता है। इन्होंने केवल और केवल दिल्ली में झगड़ा किया है और केंद्र सरकार के साथ झगड़ा करने की कोशिश की है। सियासत की बिसात तो बिछी हुई है, लेकिन फिलहाल हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।